लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा हम क्वेश्चन कर रहे थे प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, जिस केस में आपको 4 पार्टिकल्स डिफरेंट मासेस के गिवन दिए गए थे और उनकी लोकेशन भी स्पेस में आपको गिवन दी गई थी, और आप लोगों से ये पूछा गया था कि आप लोगों ने प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इन सिस्टम ऑफ 4 डिस्क्रीट पार्टिकल के केस में फाइंड आउट करना है। और प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या प्रिंसिपल एक्सिस जब भी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो आपको पता है आप लोगों ने ये वर्किंग रूल जो है वो फॉलो करना है। वर्किंग रूल एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी आपको कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल दिया गया हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूस हो या कोई रिजिड बॉडी दी गई हो, इसके केस में आपसे कहा जाए कि प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले आप लोगों ने किसी एक पॉइंट के बाउंड लेट से ओरिजिन के अबाउट इनर्शिया मैट्रिक्स जो है उस गिवन सिस्टम या रिजिड बॉडी का फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखना है अगर आपका गिवन अब सिस्टम या रिजिड बॉडी के केस में आपने जो इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है वो डायगोनल है या नहीं। अगर इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिल जाता है इनर्शिया मैट्रिक्स का, तो आप कह सकते हैं वहीं पे कि इनर्शिया मैट्रिक्स के जो कोरिस्पोंडिंग मोमेंट इनर्शिया वाले कंपोनेंट हैं जो कि डायगोनल कंपोनेंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, वो क्या होंगे, वो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होंगे। क्योंकि इनर्शिया मैट्रिक्स डायगोनल तब बनता है जब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो सारे के सारे जीरो की इक्वल आते हैं, और जब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सारे के सारे जीरो हों तो करस्पॉन्डिंग एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो अगर आपका इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो डायगोनल एंट्रीज या मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किए हैं एक्सिस को लेके, वो डायगोनल एंट्रीज या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली क्या है, वो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं। अगर इन केस आपका इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल नहीं है तो क्या करना है, उसी इनर्शिया मैट्रिक्स की आप लोगों ने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोगों को पता है। आज फिर से एक क्वेश्चन करना है हम लोगों ने ही प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो वहाँ से आपका फिर एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा। तो अगर इनर्शिया मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है देन आप लोगों ने इनर्शिया मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, और वो जो आइगन वैल्यूज आपको मिलेंगी 3 आइगन वैल्यूज इनर्शिया मैट्रिक्स की, वो कोरिस्पोंडिंग सिस्टम की के प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज होंगी। और हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको लाजिम बात है कि करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी मिलेगा। तो जो आइगन वेक्टर आपको करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के केस में मिलेगा, उस आइगन वेक्टर वो आइगन वेक्टर जो है आपको प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। इन अदर वर्ड्स आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताएगा। तो अगर आप लोगों ने प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शियाज और प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करने हैं तो इनर्शिया मैट्रिक्स अगर डायगोनल है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज ही आपके प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं। अगर इनर्शिया मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है तो इनर्शिया मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो आपके प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज होंगी। और हर प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया के करस्पॉन्डिंग या हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको एक आइगन वेक्टर मिलेगा। आइगन वेक्टर जो है आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताएगा या प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा। इसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड किया था इसी वर्किंग रूल को फॉलो करते हुए। और इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो फाइंड करने का पूछा नहीं गया था, इसलिए वो हम लोगों ने नहीं किया था। आज का जो क्वेश्चन हम लोगों ने करना है वो फर्दर इसकी एक्सटेंशन ही है, कह लें इसकी एक्सटेंशन फॉर्म है कि आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने अगेन जो है वो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन करना है, जिसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दोनों फाइंड आउट करने हैं। जाहिर बात है इसके केस में हम लोगों ने जो है वो आइगन वेक्टर्स ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 3 पार्टिकल्स ऑफ इवन मासेस, 3 पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस जो है इवन है, मींस के इक्वल मासेस हैं। 3 पार्टिकल्स आपको गिवन है जिनके मासेस के आपस में इक्वल हैं, और तीनों पार्टिकल की पोजीशन ही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ये वाला। तो पार्टिकल की पोजीशन आपको गिवन दी गई थी, फॉर एग्जांपल यहाँ ये गिवन दी गई थी। इसी तरह इसी क्वेश्चन में भी आप लोगों को जो 3 डिफरेंट इक्वल मासेस दिए गए हैं उनकी पोजीशन भी आपको गिवन दी गई है। तो तीनों पार्टिकल की पोजीशन क्या है, जिनके मासेस क्या है इक्वल आपस में। तो पहले पार्टिकल की पोजीशन है a,0,0, सेकंड पार्टिकल की पोजीशन है 0,a,2a, और थर्ड पार्टिकल की पोजीशन है या लोकलाइजेशन है 0,2a,a। obtained movement of inertia and period of inertia relative to the coordinate axis। सबसे पहले तो कहता है कि जो आपको के कोऑर्डिनेट रिलेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस आप लोगों ने जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं, ऑब्वियसली ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन दिए गए हैं आपको पोजीशंस। तो सबसे पहले क्या कहता है, आप रिलेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करें
फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपके पास, इसी तरह इन दोनों के ही परपेंडिकुलर जो है वो ये एक आपके पास जी एक्सिस है। तो यहाँ पे आप कहते हैं आपने जो ये वाले पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं a,0,0 फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है और यहाँ तक जो डिस्टेंस है लॉन्ग एक्स एक्सिस ये क्या है, ये ए है। तो आपके पास ये वाला जो पॉइंट बन रहा है बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर, ये बनेगा आपके पास a,0,0। इसी तरह वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलॉन्ग भी आप जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी लेंथ ए है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग फिर इससे डबल लेंथ जो होगी वो क्या होगी, लेंथ 2a होगी। इस तरह इसी कह लें कि स्केल को फिक्स करते हुए आप जो पॉइंट्स को जो है वो इन पॉइंट्स को जो 3 पॉइंट्स आप दिए हैं वो स्पेस में लोकलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे लोकलाइज करने की जरूरत नहीं है, हमारा लोकलाइज किए बगैर भी क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। तो खैर वो कहता है कि ये जो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स एक्सिस लेके आप लोगों ने, जिसमें आप लोगों ने 3 कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स लिए हुए हैं या पोजीशंस कंसीडर की हुई हैं पार्टिकल्स की, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हुए पहले आप क्या करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्राइड ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करें रिलेटिव टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप लोगों ने कंसीडर किए हुए हैं इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के करस्पॉन्डिंग पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्राइड ऑफ इनर्शिया जो है फाइंड करें। उसके बाद कहता है एंड आल्सो फाइंड प्रिंसिपल मूवमेंट एंड एक्सिस ऑफ इनर्शिया। उसके बाद कहता है उसके ये सब फाइंड करने के बाद मीन मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के बाद फिर कहता है कि प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज और प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो फाइंड करें। तो अगर वो ये ना भी कहता क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आप मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें पहले, फिर उसके बाद जो है वो प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, अगर वो ये ना भी कहता तो आप लोगों को प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करने के लिए आपको इनर्शिया मैट्रिक्स तो फाइंड करना ही करना था, जो कि वर्किंग रूल है एक्चुअली आपका। तो इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम मूवमेंट जो आपके 3 कोरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनके करस्पॉन्डिंग मूवमेंट इनर्शियाज और प्रोडक्ट इनर्शियाज फाइंड आउट करते ही करते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, जैसे आपको यहाँ भी याद हो। इस लास्ट क्वेश्चन में हमसे उसने कहा था कि प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करें। अब प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने सबसे पहले इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड किया था, और इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ा, मूवमेंट इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस फाइंड करना पड़ा। और उसके बाद फिर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो करस्पॉन्डिंग एक्सिस, वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई जी, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी एंड सो ऑन। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को फाइंड करने ही पड़े थे, चाहे उसने करने के लिए कहा गया है या नहीं कहा गया है, क्योंकि हम जो है वो प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया और इनर्शिया फाइंड कर रहे थे, उसके लिए इनर्शिया मैट्रिक्स जो है फाइंड करना पड़ता है। तो ये अगर वो चाहे वो आपसे कहे या ना कहे, आपको इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट करना ही पड़ता है। मींस प्रिंसिपल मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो कोरेस्पॉन्डिंग एक्सिस के अलोंग अबाउट जो आप लोगों को फाइंड आउट करने ही पड़ते हैं। तो वो अगर कहीं ना कि आप लोगों को लाजमी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने पहले कह लें कि डिफरेंट पार्ट्स बनाए हुए हैं। उसने पहले पार्ट में पहले जस्ट आपको पहले यही कहता है कि आपने जो 3 पॉइंट कंसिडर किए हुए हैं, जो मसल्स कंसिडर किए हुए हैं, इनको करस्पॉन्डिंग एक्सिस को यूज करते हुए इनको यूज करते हुए आप सिंपली पहले क्या करें, सिंपली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट जो है फाइंड आउट करें। तो क्या ये कह लें कि आपने उसने ये पहला पार्ट दिया हुआ है आप लोगों को ये करने के लिए कि पहले आप लोग ये फाइंड आउट करें प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया और प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन जो है वो सेकंड पार्ट में होगी, इसको कहने कि आप सेकंड पार्ट भी कह सकते हैं। तो अगर वो ये पहला पार्ट ना भी देता, अगर सेकंड पार्ट आपको दे देता प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करें, तो फिर भी आप लोगों को ये जो उसने पहले पार्ट में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है ये सब कुछ वो आप लोगों को फाइंड आउट करना ही पड़ना था। खैर जो क्वेश्चन दिया हमने उसको फॉलो करते हैं। पहले पहले हम क्या करते हैं, जो हमें मासेस दिए गए हैं, जो पार्टिकल्स की पोजीशन दी गई है और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कि एक्स वाई जी एक्सिस ही हैं उनको यूज करते हैं। सबसे पहले हम मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो सिंपली हैं वो फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो मूवमेंट इनर्शिया मींस सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करते हैं हमारे गिवन सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स का, जिनमें तीनों पार्टिकल के मासेस के हैं आपस में इक्वल है और ये इनकी क्या है ओरिएंटेशन है स्पेस में। तो मूवमेंट इनर्शिया अबाउट एक्सिस क्या होगा, फार्मूला आपको पता है, डिस्क्रीट के केस में समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास क्या है सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल है, तो आई की वेरिएशन क्या होगी, आई इज इक्वल 1 to 3 होगी। उसके बाद फार्मूला क्या है, एक्स एक्सिस के केस में होगा एम आई इंटू वाई स्केयर प्लस जी स्केयर।
उसके बाद इसको ओपन करेंगे आई की वैल्यूशन 1 से लेकर 3 तक करते हुए, तो आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी। ये लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं इस तरह का प्रोसीजर। आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, और आई की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे जो मासेस हैं और जो कोऑर्डिनेट्स हैं y1 z1 y2 z2 y3 z3 इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे y1 क्या है, y1 है जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका y कोऑर्डिनेट मीन y1 आपके पास क्या है, ये 0 है। उसके बाद यहाँ पे z1 क्या है, z1 क्या है फर्स्ट पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे z1 भी क्या है आपके पास, ये 0 है। उसके बाद y2 क्या है, y2 सेकंड पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट है, तो सेकंड पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट क्या है, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, वो है स्मॉल a। उसके बाद सेकंड पार्टिकल का थर्ड का कोऑर्डिनेट जो कि z2 है, वो क्या है, वो आपके पास 2a है। और इसी तरह y3 क्या है, थर्ड पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट, वो अगेन क्या है आपके पास 2a है। और थर्ड पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट वो क्या है, z3 है, वो आपके पास क्या है, स्मॉल a है। तो इस तरह इनकी वैल्यूज इनकी पोजीशन को, पार्टिकल की पोजीशन को यहाँ से देखते हुए आप लोगों ने ये वाली वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करनी है। और याद रखें साथ में इनका क्या आ रहा है, इनका स्केयर भी आ रहा है। और एक और बात नोट करें, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में तीनों पार्टिकल के मासेस क्या लिखे हुए हैं, इक्वल लिखे हुए हैं। इसका मतलब m1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का मास है, m2 जो कि सेकंड पार्टिकल का मास है, m3 जो कि थर्ड पार्टिकल का मास है। ये तीनों मासेस क्या होंगे, ये तीनों मासेस ही आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इन तीनों मासेस को इक्वल ही कहा गया है। इन तीनों पार्टिकल के मासेस की जगह हम क्या करेंगे, पुट करेंगे सिंपली स्मॉल m पुट कर देंगे, m1 m2 m3 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया तीनों पार्टिकल का मास सेम ही है। तो मास m1 m2 m3 लेने की बजाय हम सिंपली क्या लेंगे, स्मॉल m लेंगे, जो कि ये बताएगा कि तीनों पार्टिकल का मासेस क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो ये है इनकी वैल्यूज, और यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो भी वैल्यूज अननोन आ रही हैं वो वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा, ये आपको जो स्क्रीन में नजर आ रहा है। स्मॉल m1 की जगह वैल्यू आ जाएगी आपके पास सिंपली m, क्योंकि पार्टिकल के मासेस क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। और आपको बताया हुआ y1 और z1 दोनों की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे उनका स्केयर क्या आ जाएगा, वो 0 + 0 आ जाएगा। उसके बाद जो स्मॉल m2 है उसकी जगह भी स्मॉल m वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद y2 और z2 इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद इनका स्केयर भी क्या लेंगे, यहाँ पे स्केयर ले लेंगे। तो y2 की वैल्यू a है, a का स्केयर आ जाएगा, और z2 की वैल्यू 2a है, तो 2a का स्केयर 4a स्केयर बन जाएगा। इस तरह इस इक्वेशन में जो अननोन टर्म में जो अननोन वैल्यूज हैं वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y3 की वैल्यू a है, और z3 की वैल्यू क्या है, 2a है। देख लेते हैं यहाँ पे y3 की और z3 की वैल्यू क्या है। तो y3 की वैल्यू 2a है और z3 की वैल्यू a है, तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ चेंज कर दिया है। y3 की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे देखें तो y3 की वैल्यू 2a है और z3 की वैल्यू क्या है, स्मॉल a है। तो यहाँ पे जस्ट क्या करना है, उसने वो टाइप करते थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। जो ये आपके पास y3 का स्केयर है और प्लस ये z3 का स्केयर है, दोनों ऐड हो रही हैं, उनको साइड को चेंज कर सकते हैं। उसने क्या किया, यहाँ पे साइड चेंज कर दिया, जस्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे हमारे। तो खैर वैल्यूज पुट कर दी हैं, ये आंसर है आपके पास। और उसके बाद जब उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका टर्म का आंसर 0 आ जाएगा, इस टर्म का आंसर आ जाएगा 5a स्केयर, उस टर्म का आंसर भी आ जाएगा 5a स्केयर, दोनों को ऐड करेंगे तो 5a स्केयर प्लस 5a स्केयर, तो 10ma स्केयर। ये किसका आंसर आया है, ये आपके पास आंसर आया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स का, जिनके मासेस आपस में इक्वल हैं, उनकी पोजीशन आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है। उनका एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया आ जाएगा 10ma स्केयर। उसके बाद इसी तरह इसी प्रोसीजर को, इसी कैलकुलेशन को, इसी वे को फॉलो करते हुए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब अबाउट वाई एक्स निकालेंगे तो उसका फार्मूला ये आएगा आपके पास। आई की वेरिएशन क्या होगी, आई की वेरिएशन होगी आई इज इक्वल टू 1 to 3, वैसे ही होगी जैसे आई ऑफ डबल एक्स के केस में हुआ है। उसके बाद समेशन को ओपन करेंगे, इसमें जो अननोन है m1 m2 m3 की वैल्यूज और कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज जो अननोन है वो वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 6m is के। और ये किसका आंसर आया है, ये किस आंसर आया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स के केस में। इसी तरह आई ऑफ जी से निकालेंगे मूवमेंट इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस निकालेंगे, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, इसी फार्मूले को, सेम टर्म के फार्मूले को फॉलो करते हुए, तो आपको आई ऑफ जी की वैल्यू भी मिल जाएगी, मीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस वो मिल जाएगा, वो क्या है, वो भी 6m स्क्वायर है। तो अभी तक हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस गिवन सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स का डिस्क्रीट केस में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस
और इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आता है आपके पास 10 m², मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस आता है 6 m²। अब उसके बाद इनर्शिया ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज जो हैं उनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल इसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जस्ट फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपको पता है उस फार्मूलाज का। तो प्रोडक्ट इनर्शिया फॉर एग्जांपल अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स वाई प्लेन निकालते हैं तो उसका फार्मूला है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n जनरल फार्मूला के केस में, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 3 लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उनकी तादाद कितनी है, 3 है डिस्क्रीट केस में। समेशन एम आई एक्स आई वाई आई ये फार्मूला है प्रोडक्ट इनर्शिया का। अगेन आई की वेरिएशन 1 से लेकर 3 तक करेंगे तो आपको 3 टर्म्स मिलेंगी, ये वाली m1 x1 y1 प्लस m2 x2 y2 प्लस m3 x3 y3। और यहाँ पे जो x1 है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन वेक्टर का, या उसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट x1, y1 जो है वो फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन का सेकंड कंपोनेंट है, इस तरह x2 सेकंड पार्टिकल की पोजीशन का फर्स्ट कंपोनेंट है, और y2 सेकंड पार्टिकल की पोजीशन का y कंपोनेंट है, इस तरह x3 और y3 है। इन तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि इस x1 या y1 में से कोई एक 0 होगा जिसकी वजह से दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आ गए हैं। x2 या y2 में से भी कोई एक 0 है, x3 या y3 में से भी कोई एक 0 है जिसकी वजह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स को हम चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 में कोई 0 है या नहीं है, ताकि समझ भी आ सके कि 0 कैसे आए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल की जो पोजीशन है उनमें x1 की वैल्यू क्या है a और y1 की वैल्यू क्या है 0 है। तो x1 की वैल्यू तो a है लेकिन y1 की वैल्यू 0 है, तो जब x1 को y1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरह x2 की वैल्यू क्या है 0 है और y2 की वैल्यू क्या है a है। तो x2 जब y2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह x3 की वैल्यू 0 है और y3 की वैल्यू क्या है 2a है। तो जब ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से जो है 0 0 वैल्यू आंसर बन रहा है आपका, जो कि डायरेक्ट सोल्यूशन में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे x1 पुट करेंगे x1 y1 की, x2 y2 की और x3 y3 की, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 आएगा और सम करने के बाद भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, प्रोडक्ट इनर्शिया की वैल्यू आई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन। और आप लोगों को जनरली पता है कि जनरली आई ऑफ एक्स वाई जो है वो आई ऑफ वाई एक्स के इक्वल भी होता है। तो इसका मतलब अगर आप लोगों ने आई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट की है तो आपने आई ऑफ वाई एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई जी प्लेन, सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आई की वेरिएशन करेंगे 1 से लेकर 3 तक। फार्मूला इसका क्या है, समेशन एम आई वाई आई और जी आई। आई की वेरिएशन 1 से लेकर 3 तक करेंगे, आपको 3 टर्म्स मिलेंगी। तीनों टर्म्स में y1 क्या है फर्स्ट पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट या सेकंड कोऑर्डिनेट, और z1 क्या है फर्स्ट पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट या थर्ड कोऑर्डिनेट, y2 क्या है सेकंड पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट या सेकंड कोऑर्डिनेट, और z2 क्या है सेकंड पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट या सेकंड पार्टिकल का थर्ड कोऑर्डिनेट। इस तरह y3 थर्ड पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट है और z3 क्या है थर्ड पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट है। तो इनकी वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए इनकी कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए आप जो है वो पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा प्रोडक्ट इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई जी प्लेन आएगा 4m² अगेन हमें पता है आई ऑफ वाई जी किसके इक्वल होता है, आई ऑफ जी वाई के इक्वल। तो आपको आई ऑफ जी वाई की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी, वो भी क्या होगी 4m²। अब उसके बाद प्रोडक्ट इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी प्लेन वो फाइंड करेंगे। आप स्क्रीन में फार्मूला लिखा नजर आ रहा है। अगेन वैसे ही आप इसको समेशन को ओपन करेंगे, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं, नोट करेंगे हमारे पास जब मैंने प्रोडक्ट इनर्शिया की वैल्यूज फाइंड की हैं तो प्रोडक्ट इनर्शिया अबाउट एक्स वाई प्लेन वो 0 आया है। तो आई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आई ऑफ वाई एक्स की वैल्यू भी 0 है, और आई ऑफ जी एक्स की वैल्यू भी 0 आई है, इसका मतलब आई ऑफ एक्स जी की वैल्यू भी 0 आई है। तो 4 प्रोडक्ट इनर्शिया की वैल्यूज क्या आ गई हैं 0 आ गई हैं। लेकिन आई ऑफ वाई जी जो है उसकी वैल्यू आपके पास आई है 4m² और जो किसकी इक्वल है, जो आई ऑफ
जी वाई के ही इक्वल है। इसका मतलब दो प्रोडक्ट नशिया की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे जीरो नहीं आई, बाकी चार जो प्रोडक्ट नशिया है उनकी वैल्यू जीरो आ गई है। अगर यहाँ पे भी आपकी वैल्यू जीरो आ जाती, ये जो प्रोडक्ट नशिया है आई ऑफ वाई जी या आई ऑफ जेड एक्स, सॉरी आई ऑफ वाई जी, तो यहाँ पे आएगा आई ऑफ जी वाई आएगा यहाँ पे। तो अगर ये जो वैल्यू है आपकी आई ऑफ वाई जी की, यहाँ पे अगर ये भी जीरो आ जाती तो आपके सारे का सारे प्रोडक्ट नशिया की वैल्यूज क्या आ जानी थी, जीरो आ जानी थी। अगर आप नशिया मैट्रिक्स में अगर इनकी वैल्यू जब पुट करते यहाँ पे, तब देख सकते हैं कि चार जो हमारे पास प्रोडक्ट नशिया इनकी वैल्यू जीरो आई हैं, दो ये वाली हैं और दो ये वाली हैं। दो की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं आई, वो क्या आई है आपके पास यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे सॉल्व करते हुए उन लोगों ने जो है वो माइनस का सिंबल यहाँ पे नहीं लगाया। आपको याद हो जब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था प्रोडक्ट नशिया का, तो प्रोडक्ट नशिया में हर फार्मूले के साथ जो है माइनस भी आता है, तो वो इन्होंने यहाँ पे नहीं लगाया। और यहाँ पे लगाने की वजह जस्ट उन्होंने क्या, जस्ट माइनस के बगैर ही पहले कैलकुलेशन की है, और कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आ रहे हैं प्रोडक्ट नशिया के साथ, उनके साथ सेपरेटली जो है वो माइनस लगा दिया है। इससे कैलकुलेशन पे गया हुआ इंडियन आंसर पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर माइनस होता है, यहाँ पे आई ऑफ वाई जी का जो प्रोडक्ट नशिया निकाला हमने, यहाँ पे अगर फार्मूले के साथ ही अगर हम माइनस लगाते यहाँ पे, तो माइनस क्या आ जाना था, कॉमन आ जाना था। कॉमन आने के बाद जब सारी कैलकुलेशन करनी थी माइनस कॉमन आने के बाद, तो यहाँ पे आपका आंसर आना था -4m² तो वो माइनस जो कॉमन आ रहा था वो उन्होंने यहाँ पे लिखने की बजाय जो कंपोनेंट्स सब लिखे हैं प्रोडक्ट नशिया के कंपोनेंट जो लिखे हैं, तब उनके साथ माइनस उन्होंने लगा दिया, माइनस लगाने के बाद फिर वैल्यूज पुट की हुई हैं। तो उससे कैलकुलेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्या थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। तो इसलिए आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि पहले माइनस के बगैर जो है वो सॉल्व करें, उसके बाद में माइनस लगाएं। आप लोगों ने स्टार्ट में ही यहाँ पे जो है ना फार्मूले में जो है माइनस लगा लेना यहाँ पे प्रोडक्ट नशिया के फार्मूलाज में, और जो आंसर आएगा उसके साथ चाहे माइनस आए या प्लस है, जो भी आंसर आएगा आपका -4m², वो आप उसको वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे फिर आपको जो है फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं उसी जिन जो फार्मूलाज हम फॉलो कर रहे हैं उन्हीं फार्मूलाज को फॉलो करेंगे। कैलकुलेशन के दरमियान में खुद से चेंजिंग करके कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे आप लोग, जो फार्मूलाज प्राइमरी के फार्मूलाज है वहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आंसर क्या आ रहा है, चार प्राइमरी का आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और दो प्राइमरी का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, -4m², तो वो एक यहाँ पे आ जाएगा और एक जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा आपको याद हो अभी स्टार्ट में हम लोग क्या कर चुके हैं, मूवमेंट नर्सरी भी फाउंड कर चुके हैं। आई ऑफ एक्स एक्स का आंसर 10m² है, आई ऑफ वाई वाई का आंसर 6m², आई ऑफ जी जी का आंसर भी 6m² है। तो अब अगर आप नर्सिया मैट्रिक्स को अपने नोट करें या देखें, तो अगर तो ये वाली दो प्रोडक्ट नर्सिया का आंसर भी जीरो आ जाता, तो फिर आपका नर्सिया मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल बन जाना था। तो डायगोनल बन जाता अगर, तो फिर यहाँ पे ये जो मूवमेंट ऑफ नर्सिया लिखे हुए हैं तीन, 10m², 6m² एंड 6m², ये तीनों मूवमेंट नशिया क्या होने थे, ये प्रिंसिपल मूवमेंट नशिया जो है बन जाने थे। और आपका क्वेश्चन जो है वहीं पे सॉल्व हो जाना था कि ये प्रिंसिपल मूवमेंट नशियाज हैं। और जिन एक्सिस को लेके आप लोगों ने इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड किया, मींस एक्स वाई जी एक्सिस को लेकर आप लोगों ने प्रिंसिपल मूवमेंट नशिया फाइंड किया है या इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड किया है, वही एक्सिस आपके प्रिंसिपल एक्सिस बन जाने थे। आपका क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल यहीं पे जो है ना वो सॉल्व हो जाना था, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी इसको। लेकिन क्योंकि आप देखें यहाँ पे आपका इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल नहीं आया, आपकी कम से कम जो है ना एक वैल्यू अगर प्राइम नर्सिया की वैल्यू जो है ना एक अगर जो नॉन जीरो आ रही है, तो इसका मतलब आपका नर्सिया मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है। तो ये वाली वैल्यू जो है आई ऑफ वाई जी की या आई ऑफ जी वाई की, ये दो वैल्यू जो हमारे पास नॉन जीरो आ रही है, इसका मतलब हमारा नर्सिया मैट्रिक्स जो डायगोनल नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, फर्दर मूवमेंट प्रिंसिपल मूवमेंट नर्सिया फाउंड करने के लिए इस नर्सिया मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो है फाउंड करनी पड़ेंगी। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमारे क्वेश्चन का कह लें कि फर्स्ट पार्ट ही जो है ना सॉल्व किया, जो कि क्वेश्चन उसने कहा हुआ था कि सबसे पहले तीन जो है पार्टिकल्स लें जिनके मासेस के आपस में इक्वल हैं और ये उनकी पोजीशन है, और क्या करें उनके को लेते हुए मूवमेंट और प्रारंभ नशिया जो है ना फाइंड आउट करें। तो यहाँ तक फिर हम लोगों ने सिर्फ इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने यहाँ तक, जिसमें उसने कहा है कि सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज एंड प्रोडक्ट इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करें हमारे सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल के केस में। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, आल्सो फाइंड प्रिंसिपल मूवमेंट एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया। अब उसके बाद इस लाइन के बाद जो नेक्स्ट उसने कहा गया है वो सॉल्व करने की बारी आ गई है। उसने जो कहा था प्रिंस मूवमेंट इनर्शिया प्रोडक्ट इनर्शिया फाइंड करें, वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं और इनर्शिया मैट्रिक्स बना के देख लिया है। इनर्शिया मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं आया, तो उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है कि प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करने के लिए
कहा गया है, तो वो प्रोसीजर हम सॉल्व करते हैं। वर्किंग रूल को अगर आप देखेंगे तो वर्किंग रूल ये कहता था कि अगर आपका इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, तो आप लोगों से अगर कहा जाए कि आप प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करें, तो आप लोगों को फर्दर स्टेप क्या करना होगा, उस इनर्शिया मैट्रिक्स का आप लोगों की जो है वो आइगन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे उसने क्या किया, नेक्स्ट आइगन वैल्यू जो है फाइंड करने की कोशिश कर रहा है अब। तो आज के लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर में मैं दरमियान में जो है कुछ वो प्रॉब्लम आ गई थी, तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ सके। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल हम लोगों ने क्या किया है, जो आपको सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स दिए गए हैं, उन सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल को लेके हम लोगों ने इनर्शिया मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट किया है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। और इनर्शिया मैट्रिक्स को हम लोगों ने नोट किया है कि वो इनर्शिया मैट्रिक्स हमारे पास जो आया है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अब अगर हम लोगों ने प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शिया या प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करने हैं, तो हमें क्या करना होगा, ये जो इनर्शिया मैट्रिक्स हमारे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस इनर्शिया मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इस इनर्शिया की आइगन वैल्यूज और इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो हम जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टारगेट ये होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस इनर्शिया मैट्रिक्स से, जो कि आपको स्क्रीन पर लिखा नजर आ रहा है, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। इस इनर्शिया मैट्रिक्स की जो है वो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, जो कि प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होंगे, और हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो है वो आइगन वेक्टर भी फाइंड आउट करेंगे। और आइगन वेक्टर आपको बताएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन जो है वो जो है वो किस वेक्टर के लॉन्ग या किस डायरेक्शन में आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो लाई कर रहा है। तो ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है फिर।